स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से तबाह हो गया। और वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से तबाह हो रहा था और यही तो था एनर्जी ऑफ लाइफ जो कि पूरी तरह से तबाह होते जा रहा था। जैसे ही वर्ल्ड ट्री तबाह हुआ तो बिल्कुल खाने की कमी पड़ गई और पूरी ज़मीन सूख गई और बहुत ज़्यादा खाने की कमी होने लग गई। और यहाँ पे वो बताता है, जो कि रियान को सारी स्टोरी बता रहा होता है, उसी के साथ ही वो कहता है कि जब से यहाँ पे वर्ल्ड ट्री तबाह हुआ है एनर्जी ऑफ लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और फेरी अलायंस जो कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्री की काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, और फिर उन्होंने आपस में मीटिंग करी और फिर सारे लोगों ने फैसला किया कि जो नाइफ का किंग है उसी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, उसी का वही ना कोई मतलब वर्ल्ड ट्री को तबाह करने के पीछे उसका ज़रूर कोई ना कोई हाथ है। तो जो नाइफ का किंग था उसने यहाँ पे वॉर को डिक्लेयर कर दिया गया। जो नाइफ का किंग था उसने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। और तुम सब लोग जानते होंगे कि नाइफ किंगडम से यहाँ पे हुलियान आती है और हुलियान नाइफ किंगडम की सबसे तगड़ी वेपन है और हुलियान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है नाइफ किंगडम में। और यहाँ पे जो हुलियान है उसने फाइट को करने से मना कर दिया और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह रही। पर तभी पता नहीं क्या हुआ और अचानक से बहुत सारे एंजल्स अपेयर होने लगे। हाँ सही कहा, ऐसे एंजल जिनके पास उनके खुद के पंख हों, और रियल के एंजल जिनके बैक पे उनके पंख होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरावने होते हैं दिखने में। जब ये बैटल फील्ड में वॉर छिड़ रही थी तभी वो सारे लोग अपेयर हुए और बहुत सारे लोगों को खाना चालू कर दिया। खाली नेम सी नहीं, वो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को खाना शुरू कर दिया। वो सारे जो एंजल्स थे वो सभी को खाते जा रहे थे, वो किसी को नहीं देख रहे थे, सब खाते जा रहे थे। वो सारे एंजल्स ने एल्स को नहीं छोड़ा था, वार्स को नहीं छोड़ा। वो सारे एंजल्स जितने भी यहाँ पे बैटल फील्ड में जितने भी लोग थे वो सभी को खाते जा रहे थे। और वही सारे लोग जो कि जितनी भी लाइफ फॉर्म थे उन सभी को खाते जा रहे थे। वो पता नहीं एंजल क्या टाइप थी पर वो सभी को खाते जा रहे थे। और तभी उसी वक्त ही तभी यहाँ पे एंट्री हुई असल हीरोज़ की, जो कि थे वही हुलियान, ज़ेनोबिया और गैरान के, जो कि तीनों मिल के आपस में तीनों मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे जंग छेड़ देते हैं। गैरान और ज़ेनोबिया और ये दोनों ही मिल के यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे जितने भी वो एंजल्स सारे होते हैं उनको रिट्रीट करने पे मजबूर कर देते हैं, यानी भगाने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर जो एंजल होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दोबारा से यहाँ पे उनको पूजा जाने लगा और यहाँ पे उनका पूजा की जाने लगी, मतलब वो नहीं, ज़ेनोबिया और गैरान की। और फिर से उनको वापस से दोबारा से टाइटल मिल गया हीरोज़ का। जो गैरान ज़ेनोबिया है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माने जाते हैं और ज़ेनोबिया को वो चर्च ऑफ द होली गॉड माना जाता है, मतलब होली गॉडेस। और तभी यहाँ पे वो बताता है कि और भी फिर मिसफॉर्च्यून चालू होने लगा, वो भी यहाँ पे एक गॉडेस की वजह से, जिसने यहाँ पे सिस्टम्स को क्रिएट किया है। और वहीं सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पे जो बंदा होता है जिसका नाम है, फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो बंदा ही हमारे रियोन बिन को सारी कहानी सुना रहा होता है कि रियोन बिन पूरे 5 साल से यहाँ पे नहीं था और उन्हीं 5 सालों में आखिर क्या क्या हुआ इस जगह पे। वो कहता है यही वजह है द चर्च ऑफ द होली मदर की, और जो कि यहाँ पे होली मदर बनी हुई है जो कि ज़ेनोबिया ही है। और यहाँ पे हमारा वो बंदा बताता है कि यहाँ पे जो ज़ेनोबिया है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे हमारा बैठे बैठे लेवल अप करवा सकती है। अपनी ज़िंदगी को दाव पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बैठे बैठे लेवल अप करवा सकती है। और अगर तुम चर्च ऑफ दी होली मदर के साथ यहाँ पे लॉयल बने रहे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खाने की और पीने की और सोने की किसी की भी यहाँ पे समस्या नहीं रहेगी। तुम बिल्कुल ना अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से जी पाओगे। एरिक कहता है तो तुम यहाँ पे उन कमीनों की साइड पे हो क्यों, है ना। उन तो फिर एरिक से चलाते हुए कहता है हाँ तो क्या, मेरे को वहाँ पे जीने की एक होप तो मिली जिसकी वजह से मैं जी पा रहा हूँ एकदम अच्छे से, वरना मेरी लाइफ पूरी तरह से बेकार होती। मैं इनकी वजह से जी पा रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं उनसे धोखाधड़ी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगी और मुझे मरना पड़ेगा। एरिक अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और यहाँ पे वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर एरिक से कहता है एरिक तुम यहाँ से जा सकते हो तो तुम चले जाओ, बट यहाँ पे मैं कहूँगा सबसे कि मेरे को तुम बिल्कुल भी नहीं मिले और मुझे बस तुम गायब मिले, तुम यहाँ पे थे ही नहीं, मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। तुम यहाँ से चाहो तो जा सकते हो, और अगर तुम उन सभी के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो बस ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम मुझसे मिले नहीं हो ना, तुमने मुझसे बात की है। एरिक कहता है शायद तुम्हें नहीं पता होगा बट मैं यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए आया हूँ, मेरा इन सब से कोई भी वास्ता नहीं है ना, मैं इन सब के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। और तुम जैसे सोच रहे हो मैं तो वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, ना उनके खिलाफ कुछ फाइट करने वाला हूँ, ना उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हूँ। एरिक कहता है कि मैं तो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उनके खिलाफ ऐसे आवाज़ उठा सकूँ। और एरिक जो होता है वो यही कहते हुए वहाँ से चल पड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। एरिक को फिर से वही चीज़ें याद आने लगती है जहाँ पे उसने बैरोल्ट का यहाँ पे खून किया था, या बोल सकते हो बैरोल्ट ने उसी से कहा था कि वो बैरोल्ट को मार डाले।
और वही उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे उसका जो सिस्टम होता है या जो भी होता है वुल्फ टाइप का, वो यहाँ पे एरिक से कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे लड़ना नहीं चाहते तो तुम मारे जाओगे। फिर उसे यहाँ पे उलियन की बात याद आती है, जहाँ पे उलियन उससे कह रही होती है कि एरिक, अब तुम्हें ज़्यादा फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो। और इसी के साथ एरिक प्रेजेंट में आते हैं। एरिक कहता है अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसे एक अपने हाथ में एक पेपर दिखाई देता है, जो भी होता है चित्र दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है तो उस पेपर के ऊपर या जो भी होता है कागज़ के ऊपर लिखा होता है, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। और फिर उसे उसी के साथी की याद आती है, जो कि उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए तो कोई जगह होगी नहीं, बट यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ बदल चुका है, बट तुम ये ले रख लो, तुम्हारे काम आएगा। एरिक होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे एडजस्ट होना होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, मुझे यहाँ पे सीखना होगा, रहना सीखना होगा। इसके साथ वो दिखाते हैं उसके सामने वही एक वो होता है टेंट होता है, जिसमें जोकर जो कि अपने कलाबाजी दिखाते हो और वही काम करते हैं, तो नॉर्मल जोकर वाला। तो यहाँ पे वो टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो जोकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलाबाजी कर रहे होते हैं, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे कूदना और ये वो बहुत सारी चीज़ें। और दिखाते हैं जो देखने वाले शख्स होते हैं, ऑडियंस होता है, वो बिल्कुल भी उनके शो से बिल्कुल भी उनको मज़ा नहीं आ रहा होता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरे पैसे लिए और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखा रही, मुझे देख के बिल्कुल भी ऐसी नहीं आ रही, बिल्कुल यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। आखिर तुम ये सब लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पे सारे जोकर जो होते हैं वो अपने नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी उनके काम से इम्प्रेस नहीं होता। यहाँ पे असल में ये वही सारे लोग होते हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे एक लड़की जो कि यहाँ पे सर्कस कर रही होती है और एक कलाबाजा कर रही होती है, और यहाँ पे उसके साथ उसका जो हस्बैंड ही होता है या कौन होता है पता नहीं, बट वो यहाँ पे वो उसकी कलाबाजियाँ करने के साथ ही दोनों कलाबाजियाँ कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं, करने के लिए मतलब पकड़ने के लिए हाथ। वो जो बंदा होता है या उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ की तरफ अपना हाथ को आगे बढ़ाता है, और तभी दिखाते हैं वो सारे लोग अब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी हद पार हो जाती है, और वो सारे लोग फिर बार बार नारे लगा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि नो हंटर्स, नो हंटर्स। क्योंकि ये जो सर्कस वाले या जो भी हैं मतलब जितने भी जोकर्स वगैरह हैं, ये सारे पहले हंटर्स ही हुआ करते थे। तो सारे लोग कहते हैं कि हंटर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे हंटर्स का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे एक बंदा कहता है बुक ऑफ लाइफ चैप्टर 1 वर्स 3, यहाँ पे जितनी भी लाइफ है वो सारी इक्वल है, कोई भी किसी और से नोबल नहीं है और सारी लाइफ इक्वल है। और आखिर तुम लोगों की हिम्मत को, यहाँ से एक लड़की जो कि औरत होती है, पता नहीं कौन होती है, वो यहाँ पे एक लड़की चिल्लाती हुई उन सभी जोकरों से कह रही होती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लिविंग किलिंग मॉन्स्टर्स बनाने की, तुम सब लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर वो लोग जो होते हैं वो पत्थर फेंकने पे आ जाते हैं, और वो जो होते हैं जोकरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं, और यहाँ पे जो उसका हस्बैंड होता है लड़की को जो कि जोकर होता है उसके ऊपर फेंकते हैं, जो कि पीले बाल वाला होता है उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो शो होता है पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे उन सबका शो खराब करने के बाद वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और करके चिल्ला रहे होते हैं। एक लड़की कहती है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जो औरत होती है चिल्लाने लगती है और पत्थर फेंकने के लिए रेडी होती है और कहती है कि मॉन्स्टर को जीने दो, हंटर और नहीं जीने वाले। तो जो शख्स होता है उसका जो शो होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो उसको शो को ख़त्म करने वाला होता है, बट तभी वो सारे लोग तो पत्थर फेंक रहे होते हैं, वो रुक ही नहीं रोते हुए। तो जो औरत होती है उसको पीछे से आके कोई हाथ पकड़ लेता है, वो औरत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अगर एक बड़ी गुस्से से और बड़ी भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही हो, चलो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे शो देखने दो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर अपने साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं वापस आऊँगी, दिखाती हूँ तुम्हें। एरिक वहाँ से जाने लगता है कि जितने भी वो सारे लोग होते हैं सर्कस के अंदर या जो भी होता है वो टेंट के अंदर, जितने भी सारे लोग जो कि सर्कस कर रहे होते हैं, उनका लीडर कहता है कि ज़रा रुकना, मतलब एरिक से कहते हैं कि ज़रा रुकना, और एरिक को वो पहचान लेते हैं शायद से। उनका लीडर कहता है कि हमें एक बैग बॉय की ज़रूरत है, क्या तुम उनको ज्वाइन करना पसंद करोगे मिस्टर एरिक? और इसी के साथ एरिक एक स्माइल करता है और कहता है मैं तो पकड़ गया। इसी के साथ ही वाला एपिसोड में खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। गुड बाय।